Attention to all my friends, students in NSC Physics class by Dr. Hamid sir। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में थर्ड चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शुरू किया था, जिस चैप्टर का नाम उम्मीद है आपको याद होगा। चैप्टर का क्या नाम था? चैप्टर का नाम था हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉसेस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आपको एक्सप्लेन किया गया था व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हमने पिछले क्लास में आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जानकारी दी थी। उम्मीद है आप उसे अच्छे से याद कर लिए होंगे। दोस्तों, आप 12th में हैं, पूरे जीवन का ये टर्निंग पॉइंट होता है। आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें, पूरा वीडियो देखें और इसे अपने दोस्तों में ज्यादा ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। लाइक करने में आखिर आपका जाता क्या है, समझ लीजिए। क्या पैसा लगता है लाइक करने में? क्या कंजूसी कर रहे हैं आप? लाइक करने में भी कंजूसी है आप लोगों का। इसलिए ज्यादा ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दूसरों की भी भलाई सोचें, अपने दोस्तों की भलाई सोचें, उसे भी बताएं कि ऑनलाइन क्लास चल रहा है। और थर्ड चैप्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आसान और ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं, छोटा सा ही चैप्टर है। इसे एक लॉन्ग, एक शॉर्ट और फिर कई ऑब्जेक्टिव्स और न्यूमेरिकल्स एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो चैप्टर था वो थर्ड चैप्टर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉसेस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। गॉस थ्योरम पढ़ने से पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जानकारी चाहिए जो आपको दी गई। उम्मीद है कि आपने फॉर्मूला याद किया होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई। और फाई का फॉर्मूला क्या था याद करें दोस्तों? फाई का फॉर्मूला क्या था? वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए या फिर ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था पिछले क्लास में। फाई सिंबल को फाई करते हैं, फाई से इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इसमें ए आपका एरिया वेक्टर था। अब ये सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि एरिया वेक्टर क्या होता है? व्हाट इज एरिया वेक्टर? इसको डिफाइन किया जाता है कि व्हेन द एरिया ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, एरिया ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टेड इन फिक्स डायरेक्शन। एक निश्चित दिशाओं में उसे दिखाया जाए, दर्शाया जाए। एरिया ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टेड इन फिक्स डायरेक्शन, इन फिक्स डायरेक्शन। या व्हेन द एरिया ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज टेकन इन फिक्स डायरेक्शन। एरिया को अगर डायरेक्शन दे देते हैं आप, व्हेन द एरिया ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज टेकन भी लिख सकते हैं, टेकन यहाँ पे लिया जाए, इज टेकन इन फिक्स डायरेक्शन, तब वही एरिया, देन दैट एरिया इज कॉल्ड एरिया वेक्टर। अब आपके मन में हो रहा होगा इनका डायरेक्शन किधर लेंगे? फिक्स डायरेक्शन क्या होगा? एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा सरफेस पे वर्टिकली आउटवर्ड होता है। एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन लेना है, किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस एरिया को अगर एरिया वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उनका डायरेक्शन हम लोग वर्टिकली आउटवर्ड देते हैं। वर्टिकली आउट, लंबवत बाहर की तरफ होगी। एरिया वेक्टर की जो दिशा है, एरिया वेक्टर always directed in vertically outward, लंबवत बाहर की तरफ दिया जाता है। एरिया वेक्टर की जो दिशा है वो हमेशा लंबवत बाहर की तरफ दिया जाता है। इसमें एग्जांपल दिखा रहा हूं कि अगर आपका 3 एक्सिस, तो आप जानते हैं ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तीसरा जेड एक्सिस के बारे में मैंने बार बार बताया है, ये वर्टिकली आउटवर्ड होता है, ये एक्स के साथ भी 90 बनाता है,
और y के साथ भी 90 का ही एंगल बनाता है। ये हमारा z एक्सिस होगा। तो एरिया वेक्टर, अगर हम एक एरिया को एक्स वाई प्लेन में लेते हैं, मान लो ये एरिया है हमारा एक्स वाई प्लेन में, इनका डायरेक्शन कितना होगा? जब इसको हम वेक्टर बनाएंगे वर्टिकली आउटवर्ड, जेड एक्सिस हमारा वर्टिकली आउटवर्ड होता है। एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो जेड एक्सिस की तरफ होगा। एरिया वेक्टर क्या होता है? लंबवत बाहर की तरफ। एक्स और वाई के साथ 90 का एंगल कौन बनाता है? हमारा जेड। इसी तरह से अगर ये वाई जेड प्लेन में हो, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ होगा, और अगर एक्स और जेड प्लेन में हो, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन वाई एक्सिस की तरफ होगा। न्यूमेरिकल्स में भी आपको इसके डायरेक्शंस की जरूरत होती है। अगर आप एक एस्फीयर ले लेते हैं, एक एस्फीयर, और इसका एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ पे ले रहे हैं, ये एरिया अगर मान लिया जाए DA है, तो एरिया वेक्टर लंबवत बाहर की तरफ होगा। ये डायरेक्शन होगा आपका एरिया वेक्टर। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे एक छोटा सा पीस ले रहे हैं, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा वर्टिकली आउटवर्ड होगा। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज डायरेक्टेड इन वर्टिकली आउटवर्ड। ये हमेशा लंबवत बाहर की तरफ होगा। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा वर्टिकली क्या होता है? आउटवर्ड होता है। अब SI यूनिट अगर आपसे पूछा जाए, SI यूनिट ऑफ एरिया वेक्टर, ये हर कोई जानते हैं, जो एरिया का यूनिट होगा वही इसका होगा। SI यूनिट ऑफ एरिया वेक्टर आपका क्या होगा दोस्तों? एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर होगा। और डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन भी आपको याद होगा एरिया का L स्क्वायर, तो यहाँ पे वही एरिया का ही डायमेंशन होगा, मतलब L स्क्वायर होगा। इसको आप M नॉट L स्क्वायर T नॉट कहते हैं। तो दोस्तों हमने क्या सीखा कि एरिया को भी वेक्टर बनाया जा सकता है। इसके लिए इसके डायरेक्शंस को फिक्स करना पड़ता है। डायरेक्शन किधर फिक्स करेंगे आप? हमेशा याद रखें, सरफेस पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए बाहर की तरफ एरिया वेक्टर की दिशा होती है। ऑलवेज वर्टिकली आउटवर्ड डायरेक्शन होता है। किनका? एरिया वेक्टर। ये बहुत याद रखने वाली बात, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा वर्टिकली आउटवर्ड होता है। तो दोस्तों इसे आप बोर्ड को पूरा स्क्रीनशॉट ले लें, नोट करें इसे, पॉज करो। ट्यूब से निकल रहा है, ट्यूब का लाइन आ रहा है। ठीक है, चालू कर दिया है। ठोस कोण क्या था? व्हाट इज सॉलिड एंगल? नेक्स्ट टॉपिक इज सॉलिड एंगल। ये आपने 11th के यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में पढ़ा होगा आपने, सॉलिड एंगल। व्हाट इज सॉलिड एंगल? इसको डिफाइन करते हैं, द एंगल फॉर्म बाय सरफेस ऑफ ए स्फीयर एट इट्स सेंटर। द एंगल फॉर्म बाय सरफेस ऑफ ए स्फीयर एट इट्स सेंटर। कोई स्फीयर हो, कोई क्या हो? गोला। हिंदी में क्या बोलेंगे? गोला। पहले मैं डिफिनेशन लिख देता हूँ, फिर फिगर से समझाऊंगा। इसको डिफाइन किया जाता है, द एंगल फॉर्म्ड बाय सरफेस ऑफ ए स्फीयर, सरफेस ऑफ ए स्फीयर। द एंगल फॉर्म बाय सरफेस ऑफ ए स्फीयर। कहाँ पे? एट इट्स सेंटर। इस काल कहलाता है, क्या कहलाता है? सॉलिड एंगल। ये 3 डायमेंशनल एंगल होता है। एक तो आपने प्लेन एंगल पढ़ा था, जो सिर्फ 2 लाइन सेगमेंट्स के, 2
है ना, एरो के मिलने से बनता था। ये कैसे बनेगा, इसको फिगर से आप समझें कि कोई एक एस्फीयर हो और इस एस्फीयर का आप पूरा सरफेस भी ले सकते हैं या सरफेस का एक टुकड़ा ले लीजिए। मान लीजिए एक टुकड़ा आप इस सरफेस पे ले रहे हैं। मैंने इसे 11th में आपको बताया था कि सरफेस के हर पॉइंट को, सरफेस के सर्कमफेरेंस के हर पॉइंट को उनके सेंटर से मिलाया जाए, तब यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है इसी को हम सॉलिड एंगल कहते हैं। ये एरिया मान लिया जाए DA है, ये रेडियस R है और इस एंगल को आप D ओमेगा या DO कहते हैं। तो सॉलिड एंगल को डिनोट हम करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई, इट इज मीन सॉलिड एंगल डिनोटेड बाई ओमेगा। या पूरा लिखना हो तो ओमेगा या ओम पढ़ते हैं, आप रेजिस्टेंस का जो यूनिट लेते थे ओम, ये में ओमेगा कहा जाता है। छोटा सा हो एंगल, छोटा एरिया बना रहा हो तो डी ओमेगा लेंगे। इनका वैल्यू क्या होता है, द वैल्यू ऑफ, इसका मान कैसे निकालेंगे, ऑफ सॉलिड एंगल इज रेशियो, ये रेशियो होता है, इज रेशियो ऑफ सरफेस एरिया एंड स्क्वायर ऑफ रेडियस। The value of solid angle is ratio of surface area and square of radius। जैसे इस फिगर में देखिए, छोटा सा जो एरिया सॉलिड एंगल बना रहा है वो आपका डी ओम या डी ओमेगा कहें, इनका फॉर्मूला होगा, ये सरफेस एरिया क्या है, देखें दोस्तों, DA बाई स्क्वायर ऑफ रेडियस। रेडियस क्या है हमारा, आर स्क्वायर करेंगे, ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका सॉलिड एंगल का। सॉलिड एंगल का फॉर्मूला DA बाई आर स्क्वायर। ये सॉलिड एंगल जस्ट लाइक कोन जैसा आपको दिखेगा। इसका SI यूनिट भी याद होगा आपको सॉलिड एंगल का। SI यूनिट क्या होगा, याद है किसी को, 11th की पढ़ाई पहला चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन, वो भी भूल जाएंगे तो क्या होगा, SI यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल क्या होता है दोस्तों, स्टेरेडियन। क्या होता है, स्टेरेडियन। SI यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज स्टेरेडियन। स्टेरेडियन या सिर्फ शॉर्टकट में आप SR लिख सकते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव यहां जो पूछा जा सकता है, व्हाट इज डायमेंशन ऑफ सॉलिड एंगल। एक और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यहाँ पे पूछे जाते हैं, व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ सॉलिड एंगल। टोटल वैल्यू ऑफ सॉलिड एंगल कैसे निकालेंगे, टोटल वैल्यू ऑफ सॉलिड एंगल, टोटल एंगल क्या होगा। इसके लिए आप इसको इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड। बोथ साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ किसी फॉर्मूले को दोनों तरफ से आप इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेशन ऑफ डी ओम, इंटीग्रेशन ऑफ DA बाई आर स्क्वायर। इसका आप ओम लिख सकते हैं, इनका A लिख सकते हैं, नीचे आर स्क्वायर। ऐसे आप यहाँ पर लिमिट डाल सकते हैं। लिमिट 0 से ओम डालेंगे, यहाँ पे 0 से 4 पाई आर स्क्वायर डालेंगे। एरिया ऑफ होल सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, यहां भी आप वही करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 4 पाई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कैंसिल, दैट इज 4 पाई। Hence total value of solid angle
is 4 pi steradian. Hence, very important objective. Total value of solid angle is 4 pi और यूनिट क्या डालेंगे आप? एसआर मीन्स स्टेरेडियन। तो दोस्तों ये हमारा सॉलिड एंगल था, बहुत इंपॉर्टेंट, खास के गॉस थ्योरम्स को पढ़ने के लिए पहले सॉलिड एंगल पढ़ना पड़ता है। पहले आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए, फिर सॉलिड एंगल चाहिए और एरिया वेक्टर चाहिए। ये तीन पढ़ने के बाद ही आप गॉस थ्योरम को समझने के या पढ़ने के लायक हो सकते हैं। इसलिए पहले इन तीनों को आप याद कर लें। एक बार सॉलिड एंगल को फिर से देख लें। मान लें एक स्फीयर है, मान लें आप एक फुटबॉल है, क्या है? फुटबॉल। और फुटबॉल के सरफेस पे एक सर्कल आपने ड्रॉ किया, सर्कल के सरकमफेरेंस के हर पॉइंट को सेंटर से मिलाया। अब यहाँ पे जो एंगल बनेगा, दैट एंगल इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। द एंगल फॉर्म बाय सरफेस ऑफ ए स्फीयर एट इट्स सेंटर इज कॉल्ड सॉलिड एंगल, डिनोटेड बाय डी ओमेगा, डी ओम। अगर छोटा हो तो, पूरा हो तो आप ओमेगा या ओम लिखेंगे। इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? किसी सॉलिड एंगल का जो वैल्यू निकालते हैं उसके लिए जो एरिया लेते हैं, जिस सरफेस पे विचार करते हैं उनका एरिया लिया जाता है और उसे डिवाइड कर दिया जाता है रेडियस के स्क्वायर से, DA/r² होगा। ऐसा यूनिट आपने पढ़ाई है 11th में, स्टेरेडियन, SR लिखते हैं, स्टेरेडियन। कोई डायमेंशन इसका नहीं होता, इसको डायमेंशन लेस क्वांटिटी कह सकते हैं। या अगर लिखना हो डायमेंशन तो M0, L0, T0 लिखेंगे। टोटल वैल्यू निकालने के लिए हम इसको इसी फॉर्मूले को बोथ साइड इंटीग्रेट कर रहे हैं। मिनिमम यहाँ पे जो लिमिट डालते हैं मिनिमम वैल्यू को रखते हैं। मिनिमम सॉलिड एंगल 0 होगा, मैक्सिमम ओमेगा होगा। एरिया की बात करें, मिनिमम 0 होगा, मैक्सिमम 4 पाई r² होगा। डी ओमेगा का इंटीग्रेशन ओमेगा होगा, DA का A होगा। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, r² कैंसिल, जिससे टोटल वैल्यू ऑफ सॉलिड एंगल आपका आ गया 4 पाई SR बोला तो स्टेरेडियन हुआ। दोस्तों उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप YouTube के कमेंट बॉक्स से जाकर जरूर आप अपने प्रॉब्लम्स को हमसे साझा करें, मैं उसे दूर करने का कोशिश करूंगा। इन तीनों के पढ़ने के बाद भी अगला क्लास हमारा जो होगा वो गॉस थ्योरम होगा, उसे भी एक बार आप किताब से भी पढ़ लें। धन्यवाद।